स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। एसे राइटिंग के लिए यह वीडियो होने जाने वाला है जिसमें हम लोग यूपीएससी के टॉपर्स के एसे के कॉपी को हम लोग चेकआउट करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने एसे को टैकल किया एग्जामिनेशन में और क्या आर्ट था उनका, किस तरीके से उन्होंने एसे के पेपर को डिज़ाइन एंड डेवलप किया, किस तरीके से लिखा, किस तरीके का आर्ट था आंसर राइटिंग करने में, उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। दो टॉपर्स की कॉपी आपको दिख रही होगी, एक इंग्लिश मीडियम वाले की और एक हिंदी मीडियम वाले की। ये टीना डाबी की कॉपी है और ये एक रवि कुमार सिहा की कॉपी है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं टीना डाबी के कॉपी से। इसमें आप देख सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन है ये लाइक जो स्टेटमेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसके आधार पे ये क्वेश्चन था कि पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, जो महात्मा गांधी ने कहा था। इस पे इन्होंने ऐसे लिखा है और ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम को भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले को देखते हैं और कैसे हम लोगों को इनकी कॉपियों से सीख के अपने कॉपी में उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम लोग भी ऐसे में जो बीपीएससी मेंस के लिए जो भी एस्पिरेंट्स है, क्योंकि ऐसे नया इम्प्लीमेंट किया गया है बीपीएससी में और भी अदर पीसीएस में भी होते हैं, बट फर्स्ट टाइम इन बीपीएससी ऐसे हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो उसको हम लोग समझेंगे और इसी तरीके से हम लोग अपने ऐसे के प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। तो पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, दैट इज अ फेमस कोटेशन गिवन बाय महात्मा गांधी। तो इसमें क्या कहा गया है कि देखो आप यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोग चीजों को समझेंगे, है ना। इट इज अ पैराडॉक्स that as India climbs the leader of economic growth to become the third largest economy of the world in GDP terms, nearly 30% of its population continues to be the victim of poverty. यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है, सबसे पहले हम लोगों को कीवर्ड पे ध्यान देना। किसी भी क्वेश्चन में जिसके इर्द गिर्द हमारा आंसर होता है उसे हम लोग कीवर्ड यहाँ पे मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड हो गया पोवर्टी। तो कीवर्ड के आधार पे ही हमें अपने आंसर को सजाना है, संवारना है, ताकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। कीवर्ड हमें एक प्राइमरी कीवर्ड और एक सेकेंडरी कीवर्ड हमें अपने कॉपी में हमेशा लिखना होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी हमें दो तरीके का कीवर्ड्स होता है, दो कीवर्ड्स हमें पहले ही चूज करना होगा ताकि जब भी हम अपने कॉपी में आगे बढ़े, जब हम लिखते चले तो हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम लोग उसी मुद्दे पे उसी कीवर्ड के इर्द गिर्द अपने आंसर को लिख सके। तो यहाँ पे पोवर्टी आपका कीवर्ड था, तो यहाँ पे लिखा गया कि इट इज अ पैराडॉक्स। इन्होंने पहले ही कहा दिया कि एक विरोधाभास है कि इंडिया ने जो है ये क्लाइम्स द इकोनॉमिक ग्रोथ टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है इन द वर्ल्ड जीडीपी इन टर्म्स, लेकिन 30% आबादी जो है अभी भी गरीब है, ठीक है, अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है, विक्टिम ऑफ पोवर्टी। उसके बाद अमर्त्य सेन एंड जीन ड्राइज कॉल दिस द अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया। ये दो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने आर्ग्यू किया है इंडिया के फिनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो एक आपके हैं अमर्त्य सेन, यहाँ पे लिखा गया है कि अमर्त्य सेन एंड जीन ड्राइज कॉल दिस द अनसर्टेन ग्लोरी। यहाँ पे आप देख सकते हो अनसर्टेन ग्लोरी जो है इसको किस तरीके से हाईलाइट किया गया, इसको डबल कोट्स में डाल के अनसर्टेन ग्लोरी को कैप्स में लिखा गया है। कैप्स में लिखा गया मतलब कैपिटल लेटर में लिखा गया है ताकि जो एग्जामिनर है उनको ये चीज जो है अट्रैक्ट करे, और इसको अट्रैक्ट करवाना ही था, इसीलिए इसको यहाँ पे आपके हाईलाइट करके लिखा गया, आपको कैप्स में लिखा गया ऑफ इंडिया। तो ये आपके अमर्त्य सेन एंड जीन ड्राइज कॉल दिस द अनसर्टेन ग्लोरी, एक बुक भी है अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया, जिसमें ये दोनों जो इकोनॉमिस्ट हैं ये दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं देश के फिनेंशियल सिस्टम पे, ठीक है, ऑफ इंडिया। यूएनडीपी, अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे डेटा फैक्ट नंबर भी डालना है, आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही डेटा को भी डालना है और अगर कोई नंबर्स मिलता है तो आपको उसमें भी उसको भी डालना है। लाइक यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का 2014 का मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स था, जिसके आधार पे 56% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पुअर अगेंस्ट एजुकेशन हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उस टाइम 2014 का जो ये मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स था उसके आंकड़ों को वहां पे रख दिया गया है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इन तीन चीजों को हाईलाइट कर दिया गया है। तीन चीज मुख्यतः क्या क्या थी, तो एक तो
आपको इसमें जो पहला ही जो स्टेटमेंट था, जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लाइन था, उसी में कह दिया गया कि एक विरोधाभास है कि इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, लेकिन फिर भी 30% ऑफ इट्स पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी द विक्टिम ऑफ पॉवर्टी। यानी कि यहाँ पे आपके आंकड़े को, आपके नंबर को भी डाल दिया गया है और एक अनसर्टेनिटी को भी दिखाया गया है। उसके बाद एक फेमस बुक को यहाँ पे कोट किया गया है, दैट इज रिटन बाय अमर्त्य सेन एंड जीन राइस, जो दो आपके काफी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया नामक एक बुक भी लिखी है। बुक भी आपकी पब्लिश्ड है। तो उसमें क्या है, अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया में ये दोनों इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम। ये दो चीज हो गया। थर्ड वन इज यूएनडीपीज, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक आपका इंडेक्स को भी दिखाया गया और यहाँ पे उसके नंबर को भी डाला गया, डेट 56% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज पुअर। 56% of India's population is poor against education, health and standards of living indicators। ये तीन चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि there are ample of studies and statistics to prove that the so-called trickle-down theory has failed to uplift India's poor masses and that India's growth story continues to be plagued by the malaise of पॉवर्टी। ये आपका जो सेकंड, जो आपका पैराग्राफ, जो पहला इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है, सेकंड वन, उसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि देयर आर, बहुत सारे सर्वेज और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है टू प्रूव दैट द सो कॉल्ड ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? तो ट्रिकल डाउन थ्योरी में बेसिकली एक थ्योरी है जिसमें ये माना जाता है, जाना जाता है कि अगर हम लोग बड़े बिजनेसेस को फिनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, अगर गवर्नमेंट बड़े बिजनेसेस को फिनेंशियल एड्स या सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो वो इम्पैक्ट होगा उनके कंज्यूमर्स पे, और जो लोअर तबके के जो लोग हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, और जो उस बड़े बिजनेस के कंज्यूमर्स हैं, उस पे इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे उसको भी गलत ठहराया गया है कि देयर आर एम्पल ऑफ स्टडीज, मतलब अपने आप से आपको नहीं लिखना है कि हाँ ये मेरा थाउट है। आपको वहाँ पे जो है चीज़ों को, आपको अपने स्टेटमेंट के लिए जो है प्रॉपर तरीके का आपको सर्वे या स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट या किसी चीज़ को आपको कोट करना होगा जो आपके दिए गए स्टेटमेंट को, जो आपके लिखे गए वक्तत्व को सही करे। ठीक है, तो देयर आर एम्पल ऑफ स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव दैट द सो कॉल्ड ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड टू अपलिफ्ट इंडियाज poor masses and that India's growth story continues to be plagued by the malaise of poverty। यहाँ पे लाइंस भी आप देखो कि कितने ऐसे ऐसे लाइंस को, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप लिखते हो तो आप उस इमोशन को नहीं ला सकते। हम लोग आपको हिंदी मीडियम वाला भी कॉपी दिखाएंगे रवि कुमार सिहाग का, जिसमें आपको कोटेशंस दिखेंगे, जिसमें आपको शेरो शायरी दिखेगी, जिसमें आपको मुहावरे दिखेंगे, जो इमोशंस प्रोवाइड करता है। आपके कॉपी में जो है एक काइंड ऑफ इमोशन एलिमेंट आपके कॉपी में डालता है। लो इंग्लिश मीडियम में कहीं कहीं मुश्किल होता है उस इमोशन को डालना, क्योंकि हिंदी मीडियम में उस चीज़ को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम में अगर हमें उन शब्दों को, उन सिनोनिम्स के बारे में पता है, जैसे एक होता है कि आसान भाषा और एक होता है जिसका उसका एक सिनोनिम जिसका बहुत डायरेक्ट मतलब निकलता हो और डायरेक्ट चोट करता हो, या डायरेक्ट आपके आंसर के जो आप लिख रहे हो, जो आप अपने स्टेटमेंट को आप लिख रहे हो, उसको डायरेक्ट इंपैक्ट करता हो। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ट्रिकल डाउन थ्योरी के बाद यहाँ पे लिखा गया है, फेल टू अपलिफ्ट इंडियाज पुअर मासेस एंड दैट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यूज टू बी प्लेग्ड बाय द मलाइज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, प्लेग्ड बाय द मलाइज ऑफ पॉवर्टी। इन सारे लाइंस को भी हम लोगों को देखना है। ये चुनिंदा वर्ड्स को हम लोगों को यूज करना है, ऐसे भी भारी भड़कम वर्ड्स नहीं यूज कर देने हैं कि एग्जामिनर के सर के ऊपर से चला जाए। तो हमें यहाँ पे वैसे ही वर्ड्स को यूज करना है कि सरल भाषा में हर किसी को समझ में आ जाए और इम्पैक्ट भी छोड़ जाए। अगले सेंटेंस पे हम लोग मूव करते हैं। हम लोग देखा कि किस तरीके से फेमस कोट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, नंबर्स को, डेटा को, और वैसे सर्वेस को या स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट्स को यहाँ पे कोट किया गया है जो हमारे स्टेटमेंट्स को फुल प्रूफ बनाता है। ठीक है, तो हाउ एवर व्हाट इज ऑफन इग्नोर्ड एंड व्हाट
has impeded our mission against poverty is the true understanding of poverty which goes beyond the simple bread and butter issue. ठीक है, यहाँ पे पोवर्टी के इशू को जो है, जो हम लोग जो आम भाषा में समझते हैं कि पोवर्टी क्या है, तो उसको यहाँ पे ब्रेड एंड बटर काइंड ऑफ कह के संबोधित किया गया है, क्योंकि हमें पोवर्टी का असली मायने मतलब नहीं पता है. तो यहाँ पे क्या लिखा गया उसके बाद, जो रियल डिफिनेशन ऑफ पोवर्टी है, पोवर्टी इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ मीन्स टू मीट द बेसिक subsistence needs but a full bloom assault on both the individual as well as the society. ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया, यहाँ पे बताया जा रहा है, टॉपर के द्वारा लिखा गया है कि पोवर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग अपने ज़रूरी चीज़ों का, अगर हम लोग ज़रूरी चीज़ों को हम लोग नहीं पा रहे हैं तो उसको पोवर्टी कहेंगे. ज़रूरी चीज़ें अगर हमें नहीं मुहैया हो पा रही है तो उसे पोवर्टी कहते हैं. यहाँ पे उसको एक लाइन और ऐड किया गया है कि पोवर्टी का मतलब ये भी है कि बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स बट अ फुल ब्लोन असॉल्ट ऑन बोथ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी. पॉवर्टी क्या है, तो ये एक बहुत ही बड़ी चोट है, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल पे बल्कि पूरे सोसाइटी पे. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस चीज को, ये जो यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे जो ये वन लाइनर फैक्ट लिखा गया है, इसको किस तरीके से लिखा गया है, पूरे कैप्स में आपको यहाँ पे लिखा गया है, सॉल्ट ऑन बोथ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी. ये आपको यहाँ पे कैप्स में दिखेगा, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा था ट्रिकल डाउन थ्योरी की जब बात हो रही थी, वहां पे कैप्स में लिखा गया था, और जो दूसरे जिस कोट्स के बारे में चर्चा हो रही थी, तो यहाँ पे कैप्स में चीज़ों को लिखा गया है ताकि ये डायरेक्ट इंपैक्ट करे कॉपी पे भी और एग्जामिनर पे भी, जो गो थ्रू कर रहे हैं पेज बाय पेज आपके कॉपी को जो चेक कर रहे हैं. इट इज ऑन असॉल्ट ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ विच रेंडर्स बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ठीक है, immobile in ways well beyond any other kind of violence, be it caste or communal violence or state perpetrated or terrorism induced violence. इसको पोवर्टी को इन सारी चीज़ों से भी जोड़ दिया गया है कि पोवर्टी के कारण से जो लोग हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और ये कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ों जो क्राइम्स होते हैं उस पर भी इम्पैक्ट करता है. इट अट्रैक्ट्स द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज इट्स वेरी रूट malign it impossible for both the achieve their full potential. The individual is the primary victim of violence perpetrated by the poverty. A poor person gets entangled in a vicious circle which renders him or her weak in multiple dimensions. ठीक है, इसमें फिजिकल, पोटेंशियल, सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल. यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि ये देखो एक कॉपी की ऑटोप्सी है. यहाँ पे हम लोग यही नहीं पकड़ के चल रहे कि यही कॉपी आएगा, हम लोग यहाँ पे तरीका देख रहे हैं, क्योंकि जो टॉपर्स हैं उनका लिखने का क्या तरीका है और किस तरीके से उन्होंने इस स्टेटमेंट पे अपना ये पूरा कंप्लीट ऐसे लिखा है, तो उस आर्ट को हम लोग समझ रहे हैं, उस आर्ट को हम लोग जान रहे हैं. ये आप नहीं समझिएगा कि हम इसी के ऊपर पूरा वीडियो, बल्कि हमारा पूरा वीडियो जो है ये ऐसे राइटिंग के ऊपर है, हाउ टू राइट अ गुड ऐसे इन द एग्जामिनेशन, ताकि हमारा जो कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट है, जो हम लोगों का शिक्षा से लेके सिलेक्शन तक का जो सफर है, वो हम लोग आराम से, आसानी से पार पाए. तो ये मुख्य उद्देश्य. यहाँ पे हम लोग आर्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे कला को देख रहे हैं, जो टॉपर्स है. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो जितना आप लोग प्यार दोगे तो हमें भी मोटिवेशनल एलिमेंट मिलेगा. हम लोग भी आपके लिए काफ़ी फ्रेंडली कंटेंट, यूज़र फ्रेंडली कंटेंट्स लाएंगे और लाते रहेंगे जैसे हम लोग ला रहे हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि द इंडिविजुअल इज द प्राइमरी विक्टिम ऑफ वायलेंस. यहाँ पे इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की चर्चा हो रही है कि पोवर्टी ना सिर्फ एक इंडिविजुअल पे बल्कि एक पूरे सोसाइटी के ऊपर एक कंप्लीट चोट देता है. तो यहाँ पे आप देखो इंडिविजुअल को कैसे हाईलाइट किया गया है कि इंडिविजुअल जो होता है पहला प्राथमिक विक्टिम होता है वायलेंस परपिट्रेटेड बाय द पोवर्टी. जब गरीबी होगी तो वायलेंस परपिट्रेटेड बाय द पोवर्टी जो उसका इम्पैक्ट होगा वो सबसे पहले प्राइमरी कौन होगा, उसका इंडिविजुअल होगा. ठीक है, उसके बाद आप इसमें देख सकते हो कि a poor person gets entangled in a vicious circle which renders him or her weak in multiple dimensions. मतलब एक कोई गरीब आदमी को मोलेस्ट करना, उसको किसी गलत सर्कल में रिडायरेक्ट करना या उससे कोई काम लेना काफ़ी आसान है, भले ही वो कोई क्राइम क्यों ना हो.
तो ये काफ़ी आसान है, यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। तो मल्टीपल डायमेंशंस के बारे में चर्चा हो रही है। तो मल्टीपल डायमेंशंस क्या क्या है, देखो यहाँ पे पॉवर्टी के जो भी डायमेंशंस है, जिन जिन चीज़ों को डायरेक्ट पॉवर्टी इंपैक्ट करता है, उनके बारे में चर्चा करा जा रहा है। फिजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो ये आपका यहाँ पे पॉवर्टी के बारे में पहले डिस्क्राइब किया गया, पॉवर्टी के रियल डिफिनेशन को बताया गया। जो आपका इंपॉर्टेंट लाइंस है, इंपॉर्टेंट जो आपके लग रहे हैं कि हाँ यहाँ पे मुझे ध्यान केंद्रित करवाना है एग्जामिनर का, तो उसको हम लोगों ने कैपिटल्स में देखा, लिखा हुआ। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट को बोर्डिंग नहीं किया गया, इंट्रोडक्शन पार्ट में एक विरोधाभास भी दिया गया। उसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स, किसी सर्वे का रिपोर्ट दिया गया, ताकि हमारे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग स्ट्रांगली पेश कर पाए एग्जामिनर के सामने। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि जो मेन प्राइमरी कीवर्ड था, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही चर्चा की थी कि यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड क्या है, तो पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी के इर्द गिर्द ही पूरा ये टॉपिक आगे बढ़ता जा रहा है। पॉवर्टी के डायमेंशंस, पॉवर्टी किन किन चीज़ों को इंपैक्ट करती है, इस तरीके से। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैपिटल्स में जो है जिस चीज़ों को हम लोगों को हाईलाइट करना है उसको कैपिटल्स में लिखा गया है। एट द सोशल लेवल अ पुअर पर्सन feels himself to be excluded. This social exclusion is the best manifested in the gated communities of the middle and rich classes. यहाँ पे देखो जो आजकल के सोसाइटी में गेटेड कम्युनिटी का जो वर्चस्व चला आ रहा है कि हम लोग, हर कोई रहना पसंद करता है, जो रिच या अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कि या वी वांट टू लिव इन अ गेटेड कम्युनिटी, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों को सारी सुविधाएं गेटेड कम्युनिटी के अंदर में मिलती है। तो उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है कि सोशल लेवल पे क्या होता है कि एक गरीब आदमी जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और ये सोशल एक्सक्लूजन क्या है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो बेस्ट एग्जांपल है गेटेड कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एग्जांपल में उस वर्ड को भी लिखना है जो बेस्ट सूट कर रहा है आपके उस स्टेटमेंट को। गेटेड कम्युनिटी को यहाँ पे डबल कोट्स में डाला गया है। गेटेड कम्युनिटी ऑफ द मिडिल एंड रिच क्लासेस, मतलब गरीब लोग जो हैं इस गेटेड कम्युनिटी वाले सिस्टम से काफी दूर हैं। तो ये एक काइंड ऑफ सोशल एक्सक्लूजन है उनके लिए, इस चीज को यहाँ पे बताया गया। तो ये मुख्यतः है। अब हम लोग सीधा चलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, सॉरी हम लोग सीधा अब चलेंगे फाइनल, जो यहाँ पे कंक्लूड किया जाएगा उसमें हम लोग चलेंगे। यहाँ पे सारे आयामों की चर्चा हो रही है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे फिजिकल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल जो भी इम्पैक्ट होते हैं, यहाँ पे हर इम्पैक्ट्स का, हर आयामों का भी चर्चा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमें अपने कॉपी में जिस तरीके से हम लोग जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 में हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि आंसर राइटिंग में हम लोगों को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सब चीज़ों को दर्शाना, उसी तरीके से टीना डाबी ने भी यहाँ पे उस चीज़ों को दर्शाया। फिजियोलॉजिकली द सोसाइटी लैक्स नेचुरल ट्रस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो। साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। पॉलिटिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पॉलिटिकली डेमोक्रेसी इज वीकेंड, डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट proportion of the population can't participate in it meaningfully because of poverty। ठीक है, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट है, और जो भी फिजिकल था, उन सब चीज़ों के जो यहाँ पे लिखा गया था, जो भी डायमेंशंस के बारे में चर्चा थी, उन सभी को यहाँ पे आंसर में हाईलाइट किया गया है इस तरीके से, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन में आप देखोगे, जैसा हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा, बॉडी पार्ट में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सभी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी चर्चा की गई, जो बॉडी पार्ट था। एंड ये आपका कंक्लूजन पार्ट है, इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। टू कंक्लूड, द वायलेंस ऑफ पॉवर्टी against the individual and society can indeed be eliminated by its shoot and root if all aspects which make poverty the worst sort of violence are understood. Only then can India come out of its paradoxes and achieve a certain glory। यहाँ पे लास्ट में जो कंक्लूजन पॉइंट में एक छोटा सा यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट में लिखा गया है कि हम लोगों को रूट्स में पहुंचना पड़ेगा, एंड देन रूट्स में जाके उस चीज को हम लोगों को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी इंडिया जो है इस विरोधाभास से बाहर निकल पाएगा। ठीक है, पैराडॉक्सेस एंड अचीव अ सर्टेन ग्लोरी। तो ये हो गई इंग्लिश मीडियम वाली कॉपी की बात। अब हम लोग हिंदी मीडियम वाले कॉपी के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा आप लोग। हिंदी मीडियम वाली कॉपी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपी जो है शुरू होता है यहाँ से,
हाँ, कॉपी यहाँ से शुरू होता है, आशा करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको सेंटर पे एक बार हम लोग ले आते हैं, इसको हम लोग सेंटर पे ले आए। अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। यहाँ पे जो इनोवेशन की बात हो रही है कि जो अन्नदाता मतलब जो किसान है उनका जो उद्धार है, उनका जो डेवलपमेंट है किसी दया में नहीं बल्कि इनोवेशन में है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये हिंदी मीडियम रवि कुमार सियाह की कॉपी है। इसमें आप देख सकते हो कि कैसे शुरुआत किया जा रहा है अपने ऐसे राइटिंग को। हलाले रोजी का हाल किसान से पूछो, पसीना बनकर बदन से लहू निकलता है। तो यहाँ पे एक कोटेशन डाल दिया गया ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे पढ़ने में, और आपके जो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, जो आपका सेंटेंस है जिस पे आपको कंप्लीट ऐसे राइटिंग करना है, उसके इर्द गिर्द भी हो। ठीक है, रोजी रोटी पाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, किसान से पूछिए। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को कीवर्ड देखना होगा। कीवर्ड हम लोगों को सबसे पहले शॉर्ट आउट करना है। अगर हो सके तो एक कीवर्ड रखिए, या हो सके तो अगर आपको दो कीवर्ड मिल रहा है तो आप दो कीवर्ड रखिए, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, तभी उस पर काम होगा। यहाँ पे अन्नदाता मतलब किसान का जो किसान की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग एज अ कीवर्ड ले सकते हैं। देन हम लोग कंक्लूजन पार्ट में उसके उद्धार के लिए जो भी इनोवेशन है, जो भी नवाचार है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसान के जो समस्याएं हैं उसको कीवर्ड के तौर पे रखा जा सकता है। तो रोजी रोटी पाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, ये क्वेश्चन किया गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन किया गया है, वो किसान से पूछिए। सबसे पहले तो जमीन चाहिए, अगर ठीक ठाक हुई तो भला, नहीं तो प्रेमचंद के उपन्यास नामक होड़ी की तरह बड़े किसानों जमींदारों की खुशामद करो, बेगार करो, काश्तकारी करो, वह भी की तो क्या। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, बीज खाद, मतलब देखो यहाँ पे कैसे एक प्रॉपर हायरार्की के थ्रू जो है किसान के समस्याओं को समझाया गया है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, किसान की जो समस्याएं हैं, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। जो प्रॉब्लम्स है किसान के, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, इसमें क्या किया गया है साथियों, तो सबसे पहले किसान के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो उनको ज़मीन चाहिए। ज़मीन मिल गया तो ज़मीन पे काम करने के लिए, ज़मीन पे उगाने के लिए सीड्स वगैरह चाहिए, क्रॉप्स जिसे हम लोग कहते हैं, वो मिल गया। तो कीटों से बचाने के लिए हम लोगों को कीटनाशक चाहिए, है ना। और यहाँ पे प्रेमचंद के उपन्यास को भी हाईलाइट किया गया, जो हर कोई इससे वाकिफ है प्रेमचंद के उपन्यास से, जिसमें एक कैरेक्टर है, उसके प्रॉब्लम को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। प्रेमचंद के उपन्यास के नामक नायक, प्रेमचंद के उपन्यास के नायक होड़ी की किसानों जमींदारों की खुशामद करो, अगर जमीन मिल गया तो। ठीक है, काश्तकारी करो, वह भी की तो क्या, अगर वो भी मिल गया, जमीन भी मिल गया तो क्या। बीज खाद कीटनाशकों का प्रबंध कैसे। ठीक है, बीज खाद कीटनाशकों का प्रबंध के बारे में बात हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर हायरार्की। यहाँ पे कीवर्ड के तौर पे किसको लिया गया, तो किसान के प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स या किसान की समस्याओं को यहाँ पे कीवर्ड के तौर पे लिया गया है। हिंदी मीडियम में मैंने जब हम लोग इंग्लिश मीडियम वाली कॉपी को देख रहे थे, उसी टाइम हमने बोला था कि हिंदी मीडियम में अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग एक इमोशन वाला भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उन वर्ड्स का चयन करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टफ टास्क है। लेकिन हिंदी मीडियम में अगर हम लोग जान रहे हैं उस चीज़ों को, तो यहाँ पे हम लोग उन वर्ड्स का चयन करके अपने कॉपी को और भी तरीके से, और भी अच्छे तरीके से सुंदर और सुदृढ़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्ट ही किया गया है कोटेशन के साथ, उसके बाद यहाँ पे सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि रोजी रोटी पाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। उसके बाद बीज खाद कीटनाशकों का प्रबंध, वो कैसे, फिर वहां पर क्वेश्चन किया गया। ठीक है, ऋण लो, वह भी कठिन, शर्तों पर सूदखोर से। चलो लड़ मड़कर हम लोग ऋण भी ले लिए, दुविधा की पाड़ की भी तो गला नहीं छूटेगा। अब पानी के लिए इंद्रदेव से मन्नतें मांगे। ठीक है, पूजा अर्चना करो, इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो समझो आगे कुआं, अगर कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए तो बाढ़ के रूप में पीछे खाई की स्थिति। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्ड्स का चयन, अगर हम लोग गो थ्रू करते हैं ना सिर्फ कॉपी को, तो ही बहुत ही चीजें हमें सीखने को मिलेगी। अगर हम लोग प्रॉपर रिव्यू भी नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग रीड करते हैं और गो थ्रू करते हैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी को, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं, जिसको हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग आराम से जो एसे राइटिंग है, ये सिर्फ एसे राइटिंग के लिए नहीं, बल्कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 जो है आपके बीपीएससी
यूपीएससी मेंस में, या आप अगर किसी स्टेट पीसीएस या आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी भी कर रहे हो, तो ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे वर्ड्स को स्टफ किया गया है, वर्ड्स को जो है सेंटेंसेस के साथ मिक्स करके कीवर्ड के इर्द गिर्द घुमा के स्टफ किया गया और इम्पैक्ट किया गया अपने कलम के थ्रू। ठीक है, सुविधा दुविधा पहाड़ की तो गला नहीं छूटेगा। पानी के लिए जो होता है, जो हम लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। ये नहीं कि हम लोग अब यूएस का आंकड़ा डाल रहे हैं या कहीं का कुछ हम लोग डाल रहे हैं। हम लोगों को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। शब्द जो होंगे, जो वर्ड्स होंगे, वो अंडरस्टूड होने चाहिए। ऐसे भी नहीं कि रॉकेट साइंस हम लोगों को यूज करना है, ऐसे वर्ड्स का चयन कर लो कि जो आउट ऑफ द बॉक्स चले जाए, उसको भी नहीं करना। आराम से समझ में आना चाहिए। इंद्रदेव से मन्नतें मांगते हम लोग देखते हैं, इसको पूजा अर्चना होती है बारिश के लिए। अगर इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो समझो आगे कुआं, अगर कुछ ज्यादा ही हो गए तो बाढ़ के रूप में पीछे खाई की स्थिति, जो कि होता है अक्सर किसानों के साथ। ऊपर से खरपतवारों का झंझट अलग। चलो मान लिया यहां तक भी सही चला, पर बकरे की मां तक कब तक खैर मनाएगी। देखो देखो कैसे प्रमुख मुहावरों को जो है यहाँ पे डाला जाता है। अगर सब कुछ सही हो गया, मान लेते कि सब टिल स्टार्टिंग, मतलब जब हम लोग पॉइंट ऑफ फ्रेम, जब हम लोगों ने शुरू किया जमीन से और फसल उगाने तक सब कुछ सही रहा, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मान लिया कि यहां तक भी सही चला तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? फसल पकी, चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी कि साथ में बादल भी आसमान पर मंडरा लिए। अनाज निकलने तक सांस गले में अटकी रही। अनाज जब तक ना निकल जाए तब तक जो है सांस गले में अटका रहा। दाने लाए घर में कि साहूकार ने फन फैला लिया। जैसे ही हम लोग फसल की कटाई होती है, बुआई के बाद जो इतने प्रोसेसेस के बाद जब कटाई होती है, तो जब किसान जो अन्नदाता है अपने घर जैसे ही फसल को, जैसे ही दाने को लाता है कटाई के बाद, वैसे ही साहूकार जिन्होंने लोन दिया था, ये देखो ये किसान की समस्या जो मैंने आपको बताया, जो मेन कीवर्ड है यहाँ पे इस ऐसे में, जो मेन कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे पूरी चर्चा की जा रही है। और ऐसे तरह से चर्चा की जा रही है कि पूरी क्लैरिटी भी हो जाए। जो अगर इन चीज़ों से जो अवगत नहीं भी है, मतलब जो किसान के कंडीशन से अवगत नहीं भी है, उनको भी एक मोटे मोटी तौर पे आइडिया हो जाए कि किन किन चीज़ों से किसान गुजरता है फसल उगाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही दाने लाए घर में कि साहूकार ने फन फैला लिया, यहाँ से गला छूटा तो फसल बेचने कैसे जाए? साहूकार को भी हम लोगों ने दे दिया तो फसल बेचने कैसे जाए? साधन तो है ही नहीं। जैसे तैसे मंडी पहुंची तो पता नहीं, जैसे जैसे मंडी पहुंची तो पता चला कि भाव गिर गया। जो हम लोग देखते आते हैं कि किसान मंडी जाता है फसल बेचने और पता चला कि भाव ही गिर गया। ठीक है, उसमें कौन होता है जिम्मेदार? तो इसमें बिचौलिए जो होते हैं वो सस्ते दामों में किसान से जो है बहला फुसला कर ले लेते हैं कि कहाँ जाओगे मंडी में बेचने, एक बार में इतना बड़ा स्टॉक कैसे तुम सोल्ड आउट कर सकते हो, कि तुम लाओ मुझे दे दो, मैं इस रेट पे ले लेता हूँ, और उसके बाद बिचौलिया जो जाके मंडी में बेच आता है। तो ये भी होता है, बिचौलियों का भी सिस्टम है जो हम लोग देखते हैं हमारे इंडियन फार्मर्स के साथ जो भी इश्यूज होते हैं, और जो भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इन चीज़ों को। तो जैसे तैसे मंडी पहुंचे तो पता चला कि भाव गिर गए। अशिक्षित किसानों को देख बिचौलिए की आंखें ललचाई। जो मैंने आपको बताया कि जो बिचौलिए होते बहला फुसला के, कहाँ जाओगे यार, इतना बड़ा स्टॉक है ना, तुम्हारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे घर से लेके मंडी तक का सफर तय करोगे, इतना सारा फसल है, इतना सारा जो क्रॉप्स है, लाओ मुझे दे दो मैं बेच आऊंगा। तो ये चीजें होती हैं। तो अशिक्षित किसानों को देख बिचौलियों की आंखें ललचाई। जो मीडिएटर्स होते हैं, ये बिचौलिए हर जगह हैं और सिस्टम को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे हैं। अपनी जेब गर्म करने के लिए उन्होंने कार्टेल बनाकर गरीब किसान को मुड़ लिया। ठीक है, कार्टेल बनाया मतलब एक सिंडिकेट बनाया बिचौलियों ने, और गरीब किसानों को मुड़ लिया मतलब बेवकूफ बना दिया। उनसे सस्ते दामों में फसल खरीद के अब वो जो है महंगे दामों में बेचेंगे। तो यहाँ पे बिचौलियों ने किया कुछ नहीं, लेकिन उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज्यादा है। और जिसने सबसे ज्यादा इसमें टाइम दिया, सबसे ज्यादा जिसका रिस्क इसमें इन्वॉल्व था, उसको कुछ नहीं मिल पाता है। अंततः क्या बचा? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंततः क्या बचा? वही खाने को दाने, वही यथा स्थिति, वही घर का रास्ता, जिस पर लटके हुए मुंह को लेकर चलता किसान यह सोच रहा है कि जो उसके बच्चे खिलौने, साइकिल, किताबों के लिए फसल बिकने का इंतजार कर रहे थे, उनको क्या जवाब दें। ठीक है, यहाँ पे घर जब जाता है किसान तो उसके साथ वहां पे भी इश्यूज है कि
उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी माएँ हैं, जो कि इंतजार करेगी फसल जब बिकेगा तो फलाना चीज लिया जाएगा, है ना। तो उनको क्या जवाब देंगे? तो पत्नी को साड़ी तो माँ को दवा का वचन दिया था, कैसे पूरा करें? या क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा, मतलब क्वेश्चनायर का यहाँ पे कंप्लीट रिपीटिशन दिया जा रहा है अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, दैट इज प्रैक्टिकल इन द डे टू डे लाइफ, है ना। इंडियन एग्रीकल्चर में जो आम चीज है, जो प्रैक्टिकल है, उसको यहाँ पे हाईलाइट करते हुए क्वेश्चनायर को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। नजर आती है मजबूत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साड़ी तो माँ को दवा का वचन दिया था, कैसे पूरा करें? इसी ऊहापोह में नजर आती है मजबूत गठीली रस्सी पर जो उस पर जैसे धार किसानों का वजन सह सकती है। अपने इस गरीबी, भूख, अकाल अवस्था के दंडात्मक चक्र से मुक्ति पाने को वह उस रस्सी को फंदेनु में चक्र बनाकर झूल जाता है, वह काम आता है। मिल गई मुक्ति, सब दर्द खत्म। यहाँ हिंदी फिल्म बॉस के विलेन का डायलॉग याद आता है कि मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो साली जिंदगी देती है, ठीक है। यहाँ पे उसी चीज को हाईलाइट किया गया है कि बॉस के विलेन का डायलॉग याद आता है कि मौत तो यूं नाम से बदनाम है, असल तकलीफ तो जिंदगी देती है, ठीक है। तो मतलब एक किसान के पूरे कंप्लीट फ्लो चार्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, जो पूरा प्रोसेसेस है एक किसान का, एक फसल उगाने से लेके, एक ज़मीन को किराए पे लेने से लेके फसल उगाने तक, जो बीच में जो समस्याएं आती है, साहूकारों से लोन लेना, उनको चुकाना, बीच में बिचौलिए आ गए फसल बेचने तक, उसके बाद भी उनके जो भी बेसिक नीड्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिज़ायर्स जो हैं, उनके बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो एट द एंड वो जो है उस फंदे को जो है, गठीली रस्सी को जो है फंदे नुमा बनाकर उस पर झूल जाते हैं और उसके बाद उनको मुक्ति मिलती है। और लास्ट में इस जो फेमस कोटेशन है, फेमस जो डायलॉग है, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया। तो ये मुख्य उद्देश्य, जैसा मैंने टीना डाबी का भी जब हम लोग कॉपी को रिव्यू कर रहे थे तो मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोगों को चीज़ों को समझना है कि क्या कला होनी चाहिए, क्या आर्ट होना चाहिए आंसर राइटिंग करने के लिए, किन किन चीज़ों को हम लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में डालना है। जैसे टीना डाबी में हम लोगों ने देखा था कि जो फेमस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स हैं, जो डेटाज हैं, जो नंबर्स हैं, या जो फेमस पर्सनैलिटीज़ के द्वारा कोई कोट्स है, उसको हाईलाइट किया गया। और उसी तरीके से रवि कुमार सिहाग की कॉपी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चनर्स हमें देखने को मिले, जिसमें कि जो प्राइमरी कीवर्ड्स था उसके आसपास के, उसके मद्देनजर क्वेश्चंस का रिपीटिशन हमें देखने को मिला। एंड एट द एंड हम लोगों के यहाँ पे एक लास्ट में पूरे प्रोसेसेस के साथ साथ हमें यहाँ पे एक फेमस कोटेशन, फेमस डायलॉग देखने को मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फेमस आपको कोटेशन डालना ही है। अगर कोई डायलॉग अगर आपको याद है, या कोई हिंदी का कोई आपको काव्य याद है तो उसको बिल्कुल डालिए। कोई मुहावरे अगर याद है तो उसको बिल्कुल डालिए, कॉपी में हाईलाइट कीजिए। और टीना डाबी के कॉपी में हम लोगों ने देखा था कि जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जिसमें हम लोगों को एग्जामिनर का ध्यान केंद्रित करना है, उसको हम लोग कैपिटल्स में लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल्स में लिखेंगे, ताकि आराम से हम लोग एग्जामिनर का ध्यान वहां पे केंद्रित कर सके। तो वो इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने देखा था टॉपर की कॉपी में, ये आपका हिंदी मीडियम वाला है। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि इनोवेशन को तभी हम लोग ला सकते हैं जब हम लोग समस्याओं को समझेंगे। इनोवेशन तभी उस चीज का काट करेगी, तभी उन सारी प्रॉब्लम्स की काट करेगी, जब तक हम लोग प्रॉब्लम्स को जड़ तक नहीं समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त विस्तृत पंक्तियां केवल ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि भारतीय कृषि व कृषकों की भयंकर स्थिति, जो मैंने आपको बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम का ये आपका जो जीवंत चीज है, जो आपका प्रैक्टिकल है, वो यहाँ पे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ख्याली पुलाव के बारे में बात हो रही है, बल्कि ये चीज होती है। और ये भारतीय कृषि और कृषकों की भयंकर स्थिति है। वर्षों पहले ई एमोन्स ने कहा था कृषि सभ्यता है। ई एमोन्स ने कहा था कि एग्रीकल्चर इज अ सिविलाइजेशन। ये एक फेमस कोटेशन है, इसको यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल कोट के अंदर में रख के अंडरलाइन किया गया, मतलब हाईलाइट किया गया। यदि वो आज के किसान की दशा को देखते तो शायद ये वाक्य बदल लेते। क्या कारण है कि आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने पर भी किसानों की दशा में वैसा सुधार ना आया जो अपेक्षित था? संविधान निर्माताओं ने सामाजिक व आर्थिक न्याय के जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए। फिल्मों के स्तर पर भी 1952 में आई 2 बीघा जमीन, 1967 की उपकार हो या 2001 की लगान हो, सभी में वही स्थितियां बदले स्वरूप में नजर आती हैं। पीपली लाइफ 2003 जैसी फिल्में तो किसान आत्महत्या पर राजनेताओं व मीडिया की फुहरता व असंवेदना पर कटाक्ष करती है। यहाँ पे देखो कि
तरीके के क्या तरीका भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाया गया है। मतलब आपको अपने माइंड में भी इनोवेशन लाना होगा अगर आप राइटिंग, अगर आप ऐसे लिख रहे हो या आंसर राइटिंग कर रहे हो। आप यहाँ पे उसी तरीके से चीज़ों को लिखा गया है। यहाँ पे बॉलीवुड के मूवीज़ का जो फेमस मूवीज़ थे जो किसान से संबंधित थे उसके बारे में चर्चा की गई है कि अगर हम लोग 1952 के फिल्म की बात, 1967 की फिल्म की बात करें, 2001 की, 2003 की फिल्में की बात करें, तो फिल्में भी वही है, स्थिति भी किसानों की वही है जो फिल्मों में दिखाई जा रही है। तो बदला तो कुछ नहीं, आज़ादी का 70 वर्ष होने के बाद भी। ठीक है, उसके बाद जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का है उसके बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। नए नए प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किए जाते हैं, ऋण माफी की जाती है, मगर इन उपायों का क्या वास्तव में किसान को लाभ मिल पाता है? जैसा बल्ली सिंह चीमा ने लिखा है, यहाँ पे बल्ली सिंह चीमा ने क्या लिखा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस चीज को यहाँ पे लिखा गया, इस चीज को यहाँ पे कोट किया गया। उसके बाद उसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाई गई बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई, लाइक जो पंचवर्षीय योजना थी उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं हाईलाइट किया। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईलाइट किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर हरित क्रांति के रास्ते 20 सूत्री कार्यक्रमों से सहारा लेकर जयंती, स्वर्ण जयंती, ग्राम गाड़ी योजना, मनरेगा आदि योजना हो या हालिया प्रधानमंत्री किसान योजना, अन्नदाता आय संरक्षण योजना, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की नीति, न्यूनतम समर्थन मूल्यों अनेक सरकारों ने किए हैं। 20 से लेकर बाजार तक की श्रृंखला में सरकार ने हस्तक्षेप कर सरकार ने संस्थाएं स्थापित की। जो भी सरकार ने जो पाथ ब्रेकिंग काम भी किया है एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो भी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा यहाँ पे योजनाओं का जिक्र हुआ है, जो भी स्कीम्स का जिक्र हुआ है जिससे किसानों का कहीं ना कहीं कल्याण हो रहा है, वो उस चीज को भी हाईलाइट किया गया है ना। मतलब हम लोगों को खाली प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द नहीं घूमना है। जो सरकारें काम अगर अच्छा कर रही हैं तो पॉजिटिविटी का भी माहौल कॉपी में हम लोगों को लाना होगा, एक अच्छा माहौल भी हम लोगों को कॉपी में रखना होगा। जो भी माइलस्टोन्स उस फील्ड में चली आ रही हैं, जो भी पाथ ब्रेकिंग काम उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करनी है हमें। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट किसान की समस्याएं इज द प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। निराशाजनक, किसानों की इस निराशाजनक परिस्थिति में हमें महाराणा महाप्राण चेतना द्वारा नए दृष्टिकोण का रणनीतिक दृष्टि की तरफ बढ़ना ही होगा। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, अगेन अ फेमस कोट, प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अतीक है, जैसा व्यवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। ठीक है, प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलिख है, जैसा व्यवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। इस नवाचारी रणनीति का सबसे पहला उपाय किसान को देखने का नजरिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब इनोवेशन पे हम लोग आते हैं, जिससे जुड़ता हुआ हम लोगों को लिखा गया है कि किसान को दया की नहीं बल्कि इनोवेशन की जरूरत है। ठीक है, किसान को दया की नहीं बल्कि इनोवेशन की जरूरत है, यानी कि नवाचार की जरूरत है। तो उसके लिए क्या लिखा गया कि इस नवाचार रणनीति का सबसे पहला उपाय किसान को देखने का नजरिया होना चाहिए। किसान को हम लोग किस नजर से देखते हैं? ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको देना है, एग्जाम्पल भी सेट किया गया है। उदाहरण के लिए कृषि को एक पिछड़ा हुआ व जड़ता युक्त क्षेत्रक न मानकर इसे उद्यम के रूप में मानना होगा। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक यहाँ पे सॉल्यूशन है। और आज हम लोग देख भी पा रहे हैं इस चीज को प्रैक्टिकल में कि जो भी स्टार्टअप्स हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड के स्टार्टअप्स, जैसा कि एक अगर बिहार के स्टार्टअप की बात की जाए तो एक देहात है जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप है, पटना बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, इन सभी का भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। जो भी स्टार्टअप्स हो या जो बिजनेसेस हो जो इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जो यहाँ पे रवि कुमार सिहाग ने भी किया कि किसानी को हम लोग पिछड़ा हुआ क्षेत्र ना मानकर उसको जो है एक इनोवेटिव क्षेत्र भी माने, एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी हम लोग जरिया माने, ताकि हम लोग एक उद्यम भी हम लोग उसमें तैयार कर सके, एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप हम लोग क्रिएट कर सके। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। इस उद्यम के रूप में मानना होगा। किसान के स्तर पर भी गरीब, अमीर, मध्यम जैसे वर्गीकरण बजाय आकांक्षी, मेहनती, सुस्थापित जैसे शब्दों का प्रयोग आवश्यक होगा। ठीक है, यहाँ पे इन सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है। उसके बाद इनोवेशन, जैसा यहाँ पे उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। दूसरे स्तर पर हमें संस्थागत स्तर पर नवाचार करने होंगे, जैसे क्या है, हालिया
अशोक दलवई समिति ने भी कृषि मंत्रालय में कृषि आगतों विपणन बाजार आदि के लिए पृथक विमानों के गठन व उसके आपसी समन्वय की वकालत की थी। जो सिंगल विंडो सिस्टम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि मतलब जिसमें हम लोगों को कंप्लीट जो प्रोसेस मिल जाए, जैसे कि बेचना हो या मार्केटिंग हो क्रॉप्स की, वो सब हमें एक ही छत के नीचे मिल जाए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। ठीक है, 2022 तक किसान आय दोगुनी करने के लिए कृषि को प्रतिवर्ष 10 से 11% की वृद्धि दर प्रदर्शित करनी होगी, इसको हाईलाइट किया गया। हाल ही साथ ही सरकार को कृषि आधारभूत संरचना पर भी लगभग 6.5 लाख करोड़ का खर्च करना होगा। इस हेतु आवश्यक है कि सरकार खर्चों की दशा व दिशा तय करे। तो ये सारे चीज़ों को यहाँ पे जो भी इनोवेशंस थे उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन टर्म्स ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम, और जो भी टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है एग्रीकल्चर में, ताकि किसान को जो समस्या है, किसान की जो मेजर प्रॉब्लम्स है, उसका शॉर्ट आउट किया जाए। तो ये बेसिकली था दोनों कॉपी, जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के टॉपर्स की कॉपी को देखा। एक बहुत ही विरोधाभास ये भी है कि इंग्लिश मीडियम वाले ही टॉप, ठीक है, विरोधाभास खाली यहाँ नहीं देखने को मिला हम लोगों को, विरोधाभास एक ये भी है कि इंग्लिश मीडियम वाले का ही अच्छा स्कोर होता है, हिंदी मीडियम वाले का नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हिंदी मीडियम वाले भी टॉपर्स होते हैं और उनका भी कॉपी लिखने का तरीका, कॉपी लिखने का आर्ट, किस तरीके से इमोशनल एलिमेंट को फीड करना है, वो भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा। और अगर बात की जाए इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी की, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि वर्ड्स का चयन, ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना जो आउट ऑफ द बॉक्स जाए। और हम लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई रिपोर्ट, कोई डेटा, कोई नंबर, कोई फेमस कोटेशन, कोई ऐसा बुक या कोई ऐसा ऑथर जो हमारे स्टेटमेंट्स को कोट कर रहा हो, उसको अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को फुल ऑन मार्क्स मिलते हैं। और हम लोगों ने हिंदी मीडियम वाले कॉपी में देखा कि अगर मुहावरों को हम लोग डालते हैं, अगर फेमस कोटेशंस को हम लोग डालते हैं, अगर फेमस मूवी के डायलॉग्स को डालते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो हम लोगों को अच्छा मार्क्स मिल सकता है। और हम लोग इस चीज़ को, जो एसे हो या जीएस पेपर 1 और 2 हो, ये पूरा कंप्लीट सभी चीज़ों के लिए जो भी रिटन एग्जामिनेशंस हैं मेंस के, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो साथियों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशनल एलिमेंट मिले, ताकि हम लोग भी और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।